नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चीखते लोग, जान बचाने के लिए इधर उधर भागती जनता, चारों तरफ सिर्फ गोलियों की तड़तड़ाहट, आग बरसाते रॉकेट और मिसाइलें, हर तरफ धुएं के गुबार, बार बार बजता खतरे का सायरन और हर ओर जान की भीख मांगते लोग। बंकरों से लेकर मेट्रो स्टेशन के नीचे छिपकर अपनी जान बचाती जनता, शहर छोड़कर भागते लोग। ये नजारा आज के यूक्रेन का है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 23 फरवरी को जैसे ही यूक्रेन पर चढ़ाई की घोषणा की तो माना जा रहा था कि यूक्रेन की तबाही अब करीब आ गई है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। यूक्रेन के 2 प्रांतों को रूस ने स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया और यूक्रेन की सीमा में दाखिल हो गया। उनका मुख्य टारगेट था राजधानी कीव। तो फिर शुरू हुआ तांडव। रूसी सैनिकों, मिसाइलों, टैंकों से यूक्रेन को दहलाने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब छठे दिन भी जारी रहा। कीव से लेकर रूस के बेलारूस और रूस के बॉर्डर तक रूसी सेना का जमावड़ा लगा हुआ है। वो कीव पर हमले बोल रहा है। रूस ने ऐसा चक्रव्यूह बना दिया है जिसमें यूक्रेन बुरी तरह से फंसा हुआ है। ना उससे उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। लेकिन पहले भी ऐसे मंजर का सामना कर चुका कीव झुकने का नाम नहीं ले रहा है। कीव जिसमें 1941 में ऐसा देखा जा चुका है, जब हिटलर की जर्मन सेना ने उस पर हमला किया और वो युद्ध दो महीने तक जारी रहा। खैर, अंत में जीत जर्मनी की हुई, लेकिन कीव के लड़ाकों ने जर्मन सेना के छक्के छुड़ा दिए और इस बार भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। खैर, ये तो रही यूक्रेन की बात, लेकिन यूक्रेन में रह रहे भारतीयों की सांसें भी थमी हुई हैं। भले ही भारत सरकार ने उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू कर दिया हो, भारतीयों को लाया जा रहा हो, सरकार ने सभी से यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी भी जारी की है। बावजूद इसके हजारों भारतीय अभी भी कीव और खार्किव जैसे वॉर जोन में फंसे हुए हैं। उनकी जान अटकी हुई है और जिसका अंदेशा हर भारतवासी को था, ठीक वैसा ही हो रहा है। आज खार्किव में भारतीय छात्र को रूसी हमले में उसकी मौत भी हुई है, जिसके बाद में एक बुरी खबर भारत के हर एक नागरिक के लिए मानी जा रही है। और कर्नाटक के रहने वाला नवीन, जो कि खाना लेने के लिए बाहर गया था और रूसी सेना के हमले में जान गंवानी पड़ गई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पिता से बात की और ढांढस बंधाया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन, जो कि पहले ही कह चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, वहीं यूक्रेन है कि झुकने को राजी नहीं है। पश्चिमी विश्व लगातार रूस पर दबाव बना रहा है और प्रतिबंध लगा रहा है। ऐसे में वहां रह रहे लोगों की जान आफत में फंसी हुई है, खास करके भारतीय छात्रों की, जो कि इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जो लगातार उठ रहे हैं। Minister office spoke to me. Okay. And Prime Minister had conveyed that he wanted to speak to the parents. I given all the details. Prime Minister will speak to the family, and he has already spoken. Prime Minister has already spoken, and we will do our best to recover the body and bring it back to India. You also said you have requested as soon as possible in 2-3 days if we can get the because mortal of the war remains. zone, it is very difficult, I know, but still I have requested Minister of External Affairs and PMO to help us to try to recover the mortals. उनके लिए हम लगातार यहाँ संपर्क कर रहे हैं, विदेश मंत्रालय से भी संपर्क कर रहे हैं, हमारे स्थानीय आयुक्त कार्यालय भी लगातार उनके संपर्क में है। अभी तक हमारे उत्तराखंड के 24 छात्र और छात्राएं यहाँ पर अभी तक आ चुकी हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को लाया जाए, सकुशल लाया जाए, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर स्वयं मंत्री गणों को ये जिम्मेदारी भी दी है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा जो छात्र हैं वहाँ पर, चूँकि मैं आज अपने क्षेत्र में कई जगह पर छात्रों के अभिभावकों से मिला हूँ, छात्रों से मैंने बात की है। अब सारे के सारे धीरे धीरे वो समीपवर्ती दूसरे देशों में पहुँच रहे हैं और वहाँ से उनको लाने की व्यवस्था हो रही है। जो ऑपरेशन होगा इवैक्यूएशन का जो चल रहे हैं उसका ओवरऑल कोऑर्डिनेशन भी करेंगे, और प्रधानमंत्री जी का एनवॉय होने के नाते उनका संदेश और उनका पत्र को भी वहाँ के प्रधानमंत्री जी को भी सौंपेंगे, क्योंकि वहाँ के सरकार के मदद के बिना ये सारा ऑपरेशन करना मुश्किल है। क्योंकि हमारे जो नागरिक हैं, बच्चे हैं, वो यूक्रेन से आएंगे तो उनके पास तो वीज़ा कागज़ का बड़ा इशू रहेगा। तो ये सब चीज़ों का भी कोऑर्डिनेशन करने के लिए वहाँ के सरकार का समर्थन चाहिए। तो हमारे वहाँ ज़मीन पर एम्बेसडर और उनके सारे टीम काम कर रहे हैं, और भारत के और भी प्राइवेट सेक्टर के भी अगर कोई हैं उनसे भी हम संपर्क में कर रहे हैं। तो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो एक मंत्री लेवल तक का एनवॉय भेजने का मतलब ही है कि
हमारा टॉप प्रायोरिटी हमारे नागरिकों को सही सलामत अपना देश लेके आना है। और अब बात कर लेते हैं उन सवालों की जो कि लगातार उठ रहे हैं और साथ ही थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेकर भी अब संभावना जाहिर की जा रही है। कीव खार्किव जीतने की जंग, नेटो यूक्रेन के संग, पश्चिमी विश्व की लड़ाई, भारतीयों की जान हलक में आई। पुतिन की दादागिरी भारतीयों की जान पर पड़ी भारी और साथ ही यूक्रेन का पलटवार, अब रूस लोगों को बना रहा निशाना। आफत में जान बाहर निकालने का क्या है प्लान? भारतीय छात्र की मौत, केंद्र सरकार की अब क्या है सोच? तो आज इन सभी सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। कई सारे एक्सपर्ट्स और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पहले उनका परिचय कर लेते हैं, उसके बाद में फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पूर्व राजदूत है। बहुत स्वागत है त्रिपाठी जी आपका। और साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, आपको बता दें। और साथ ही हमारे साथ में मेजर जनरल AK चतुर्वेदी भी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। और साथ ही संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत त्रिपाठी जी मैं आप ही के साथ में करूंगी कि आज हमने देखा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संसद को संबोधित किया। वर्चुअली ये संबोधन था जिसमें काफी ज्यादा आत्मविश्वासी वो देखे गए। उन्होंने साफ कर दिया कि वो पीछे नहीं हटेंगे, आजादी के लिए वो लड़ाई करेंगे। इस आत्मविश्वास का क्या मतलब निकाला जाए? और साथ ही आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जिसमें देखा गया कि EU के जो मेंबर्स थे बाकी सब, उन्होंने खड़े होकर उनका समर्थन किया है। तो इसके क्या कुछ मायने हैं? देखिए, ये आत्मविश्वास जो है बुझते हुए दिए की एक थरथराहट है। ये आत्मविश्वास मैं नहीं मानता, मैं इसको कहता हूँ कि फॉल्स ब्रेवाडो है। और जहाँ तक ये बात है कि यूरोपियन पार्लियामेंट के लोगों ने खड़े होकर के स्वागत किया, मुझे तब ताज्जुब होता जब वो खड़े होकर स्वागत न करते, क्योंकि यूरोपियन पार्लियामेंट में ज़्यादातर नाटो देश हैं और वो फर्मली यूक्रेन के पीछे खड़े हैं और यूक्रेन को उन्होंने शह दे दी है, जिसका परिणाम अब यूक्रेन भुगत रहा है। नाटो देश तो अपनी सीमा के अंदर शांत खड़े हैं। और देखिए, ये नाटो देश तब कहाँ थे जब यूनाइटेड नेशंस के सारे प्रोविजंस को धता बता करके नाटो के अमेरिका के नेतृत्व में नाटो ने इराक और लीबिया पर सैनिक चढ़ाई कर दी थी। तब ये नाटो के लोग, तब इन्होंने कोई ये नहीं कहा कि यहाँ लोकतंत्र की बहाली हो और यूनाइटेड नेशन, आज यूनाइटेड नेशन से लेकर ICJ सबको ये वो कर रहे हैं, सबको इन्वोक कर रहे हैं। तो ये तो इनकी चाल है। अब नाटो के लिए भी ये प्रश्न है कि अगर इसमें से रूस जीतता है, जो कि मुझे लगता है कि शायद आज रात या कल दोपहर तक हो जाएगा, तो फिर नाटो की भी एक तरह से किरकिरी और बढ़ जाएगी। अभी तक जो हुआ था, अभी तक सारी दुनिया मान रही है कि नाटो ने जो भी कहा था, वो नाटो ने सिर्फ ये देखने के लिए कहा था कि पुतिन कहाँ तक जा सकते हैं। और रही बात जहाँ तक सैंक्शंस की, तो सैंक्शंस का असर होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, क्योंकि रूस ने सैंक्शन से बचने के लिए 2014 से रूस तैयारी कर रहा था। रूस ने STPS और चीन की CIFS दोनों नए सिस्टम के तहत रूस ने अपना काफ़ी निवेश वहाँ से किया है। जो ये स्विफ्ट की बात की जा रही, स्विफ्ट की ग्लोबल ट्रांजैक्शंस का रूस में भागीदारी उसमें सिर्फ 1.5% है। और रही बात दूसरी, देखिए रूस का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो $648 बिलियन का है। ठीक। और ये भी लोग कह रहे हैं, वेस्ट के लोग कह रहे हैं कि ओलिगार्क्स जो रूस के धनाढ़ लोग हैं, उन लोगों का पैसा चला जाएगा। उन लोगों का पैसा जो है वो, लेकिन त्रिपाठी जी, ये पैसा तो सेकेंडरी चीज हो गई, लेकिन अभी तो जान बचाना भी वहां के लिए जो लोग हैं उनके लिए मुश्किल हो रहा है। जान बचाने 48 घंटे बेहद खास माने जा रहे हैं, उसको लेकर आगे हम चर्चा करेंगे। भारतीय छात्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं, अनमोल मीरा जी, बहुत स्वागत है अनमोल आपका जनतंत्र TV पर।
अभी तक जो तस्वीरें सामने आई हैं यूक्रेन की, वाकई में बहुत ज्यादा डराने वाली है। सिर्फ तस्वीरों के जरिए ही हम अंदाजा लगा पा रहे हैं कि यूक्रेन की स्थिति इस वक्त कैसी है। आप जरा इसके बारे में बताएं कि क्या कुछ मंजर आपने यूक्रेन में देखा। और आज मैं अपने घर पे हूँ, काफी सुरक्षित हूँ, बट कहीं ना कहीं अभी भी मेरे वहाँ पे दोस्त फंसे हुए हैं और उनका लास्ट बैच अभी भी रोमानिया बॉर्डर क्रॉस कर रहा है जी। और वहाँ के मंजर काफी मतलब दर्दनाक थे। वहाँ पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, जो टैंकर्स, हमने कुछ वीडियोस देखे, उसमें टैंकर्स ने सड़कों पे चल रही थी, किसी भी कार पे ऐसे टैंकर चढ़ा दिए जा रहे थे और गोलीबारी, और जैसे अभी एक छात्र की मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं काफी ये सब भयावह था और बच्चे काफी डरे हुए थे और वहाँ की स्थिति तो मतलब काफी दर्दनाक थी। ठीक है अनमोल, भारत सरकार द्वारा बार बार ये दावे किए जा रहे हैं कि सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। क्या वो एफर्ट्स आप भी वहां पर रहते हुए महसूस कर रहे थे? बिल्कुल मैम, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। आज मैं जितना सुरक्षित अपने घर पे हूँ, ये सब भारत सरकार की वजह से ही है। भारत सरकार अपना पूरा जी जान लगा दे रही है, उनमें कोई उससे डाउट करने की बात ही नहीं है कि हमारी सरकार एफर्ट नहीं करी। हमारी सरकार वहाँ पे अपना बेस्ट दे रही है। वो इवैक्यूएशन, जैसे मैं इवैक्यूएट होके आया तो वो जो मैंने मंजर देखा इवैक्यूएशन के थ्रू, वो काफी मतलब वहाँ पे हमें दिखा कि हाँ, हमारा इंडियन पावर क्या है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है। जहाँ पे एक साइड क्राउड लगा हुआ था, वहीं दूसरे साइड हम दूसरे लेन से इवैक्यूएट किए जा रहे थे, वो भी पूरे सिक्योरिटी और पूरे गार्ड्स के साथ। तो वो कहीं ना कहीं दिखा कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हम कितने पावरफुल हैं। और अभी भी सरकार पूरी मेहनत कर रही है। जहाँ पे वॉर हो रहे हैं वहाँ पे बच्चों को निकालना काफी मुश्किल है। ठीक। तो अनमोल देखिए, सरकार तो मेहनत कर रही है, सरकार की जिम्मेदारी भी है, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उन सभी को निकालना एक बड़ी चुनौती है। और जैसे कि बार बार जिक्र किया जा रहा है कि जल्द से जल्द शहर छोड़ दिया जाए, ऐसे में सबको बाहर निकालना ये सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। उस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी रिटायर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चतुर्वेदी जी, ईयू का सदस्य बनाने को लेकर भी आज रात 9 बजे तक सहमति बन सकती है यूक्रेन को, ऐसी बातें अब सामने आने लगी है। अगर ईयू का सदस्य बना लिया जाता है यूक्रेन को, तो क्या उसके बाद हालात बदल सकते हैं या ये राहत कह सकते हैं यूक्रेन के लिए? ये ज़ेलेंस्की साहब को उन्होंने एक शतरंज का मोहरा बनाया हुआ है पूरे अमेरिका ने और ईयू के देशों ने। तो इसमें देखिए, और वो ज़ेलेंस्की साहब के बहुत से स्टेटमेंट तथ्य से परे हैं। उन्होंने बोला था कि जो फ्रीडम स्क्वायर है उस पे आगे मिसाइल 2 गिरी हैं। और मैंने किसी एक दूसरे चैनल में मैंने जब था तो वहाँ देखा, उनके कोरेस्पॉन्डेंट ने दिखाया कि देखिए मैं फ्रीडम स्क्वायर में खड़ा हूँ, यहाँ कोई मिसाइल नहीं गिरी है। तो वहाँ पे मेरे ख्याल एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली चल रही है। और जहाँ तक ये जो है कि ईयू का फर्क पड़ेगा, मेरे ख्याल में इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि उनमें भी शायद उनके कुछ प्रोविजंस हैं कि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होती है उनको इतनी आसानी से लिया नहीं जाएगा। ये तो बात की बात है ये। और जो कमिटमेंट भी हो रहे हैं वो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि फैंटास्टिक है। आपको बोलिए, वो कह रहे हैं हम 60 फाइटर प्लेन देंगे, एक भी तो एयर स्ट्रिप वहाँ पे मौजूद नहीं है इस वक्त ठीक ठाक हालत में यूक्रेन में। तो उसका इस्तेमाल कहाँ से होगा? और ये आएंगे तो आएंगे, लैंड कहाँ करेंगे? तो ये सब चीजें जो है वहाँ पे बहुत सी ये जो हवाबाजी चल रही है, जिसमें कहते हैं ईयू ने और अमेरिका ने मिलके यूक्रेन के जरिए वो रशिया से अपने स्कोर सेट करना चाहते हैं। रशिया की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उन पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, और क्योंकि वो एक स्कोर सेटल करना चाहते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलती रहेगी। और मुझे लगता है कि इसका अंत सिर्फ नुकसान हो रहा है यूक्रेन को। और लेकिन एक बहुत बड़ी चीज मैं जो बताना चाहूंगा शिल्पा जी, वो ध्यान से सुनिएगा, कि ये कहा जा रहा है कि बहुत से सिविलियंस मर रहे हैं। सिर्फ वहां पे जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट के एस्टिमेट के हिसाब से 356 लोग मरे हैं और 1500 लोग घायल हुए हैं। वो 4 करोड़ की आबादी वाला देश है। तो वहां पे, और जो यूएन कहता है वो तो 102 आदमियों के मरने की बात करता है। आप देखिए, हमारे 20,000 हिंदुस्तानी वहां पे हैं,
और आज जो हाय तौबा पूरे हिंदुस्तान में मच रही है, ये भी उसी इंफॉर्मेशन कैंपेन का है। मुझे मालूम है ये कोलैटरल हुआ, ये मेरी सहानुभूति है उस परिवार के साथ जिसका कि बच्चा गया है, किसी का भी बच्चा जाए। तो यहाँ तक आप अगर एक गौर कीजिए कि अगर 20,000 आदमियों को वापस लाना है, दिन में अगर 4 फ्लाइट रोज चल रही हैं 800 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 25 दिन करीब लगेंगे जी। तो ये इतना आसान है नहीं। ये कहने की बहुत सारी बातें हैं कि कैसे हो सकता था, क्या नहीं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि पहले से क्यों नहीं शुरू कर दिया। लेकिन चतुर्वेदी जी, अब तो वायुसेना की भी मदद ली जा रही है ना, तो क्या उसके बाद कुछ राहत माना जाए इसे? एब्सोल्युटली। C-17 में 800 लोग एक साथ आ सकते हैं। C-17 बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है, तो अगर C-17 होंगे तो रोज 1600 लोगों की नफरी आने लगेगी। जो बाकी 800 हैं और 1600 मतलब 2400, तो जो 25 दिन है वो घट करके 7-8 दिन में खत्म हो जाएगा। बाकी में चतुर्वेदी जी, भारत के हर एक नागरिक के, क्योंकि यूक्रेन में फंसे हुए, और सबसे ज्यादा चिंता तो उनको जिनके बच्चे यूक्रेन में इस वक्त हैं, सिर्फ फोन के जरिए ही उन पर संपर्क साधा जा रहा है, उनसे बातचीत हो पा रही है। और कई बार तो ऐसी भी खबरें सामने आती हैं कि खाने पीने की भी अब किल्लत होने लगी है, और ऐसे में एक भारतीय की मौत हो जाना कहीं ना कहीं वाकई में चिंता बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ में रिटायर्ड जुड़े हुए हैं। अनुज जी, लगातार हम यूक्रेन और रूस को लेकर चर्चा कर रहे हैं, आगे की स्थिति को लेकर सभी की नजर बनी हुई है। अगले 48 घंटे बेहद ज्यादा गंभीर इसे माना जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से बाहर निकाल लिया जाए। पहले कहा जा रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगी, लेकिन अब आप गौर कीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ देश जो हैं वो खुलकर, जो पर्दे के पीछे थे वो अब खुलकर यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रूस भी चेतावनी दे चुका है कि अगर सैन्य समर्थन किसी भी देश का यूक्रेन को है तो वो उसको भी नहीं बख्शेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दो गुटों में ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये इस बात के संकेत है कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? देखो अमनदीप, मैं सबसे पहले तो मैं जो जनरल चतुर्वेदी साहब मेरे सीनियर हैं उनकी बात पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप ये जहाज बढ़ा दीजिए, C-17 लगा दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, समस्या जो लोग पोलैंड में या रोमानिया में या मोल्डोवा में या चेक रिपब्लिक में आ गए हैं उनको लाने की समस्या है ही नहीं। वो तो कभी भी ला सकते हैं हम उनको। समस्या जो मूल समस्या है वो भारतीय नागरिकों को उन स्थानों से निकालने की है जहां पर भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई है। ठीक, कैजुअलिटी कितनी भी हो, 300 हो, 600 हो, 800 हो, उससे मतलब नहीं है। वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा है, गलत खबरें हो रही हैं, उससे भी अर्थ नहीं है। अर्थ हमारा एक, इस बात का जवाब मैं बता रहा हूं, ये उद्देश्य है कि कैसे हम खार्किव से, कैसे हम कीव से या और जगहों से जहां पर की लड़ाई बहुत चल रही है, और आप मानिए खार्किव जो है वो यूक्रेन के सबसे बड़े शहर हैं, तो ऑब्वियसली हमारे सबसे अधिक जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो वहां पर हैं। ये आम गलती पहले क्या हुई क्या नहीं हुई उसको हम सोचे ना, लेकिन मेरा ये मानना है कि चैलेंज जो है वो इन लोगों को ईस्टर्न यूक्रेन से निकाल करके और पोलैंड, रोमानिया या जहां जहां से भी हमारे लोग बच्चे वापस आ रहे हैं वहां का है। तो एयरफोर्स का इन्वॉल्व होना, जब तक कि एयरफोर्स कीव जाकर के नहीं लेकर के आ रही है तो उससे उतना वो नहीं है। एक बार आप पार करके पोलैंड आ गए उसके बाद आपका जीवन तो बच गया। तो चैलेंज इज टू गेट पीपल आउट ऑफ कीव एंड खार्किव। अब मैं दूसरी बात आपको बताता हूं। जब हम बात कर रहे हैं रूस की और उसकी, हम लोग कई जगह बोलते आ रहे हैं, मैं पिछले 4-5 घंटे में 10 चैनल्स पे जा चुका हूं, कई जगह मैंने सुना है कि ये कह रहे हैं कि आप रूस अलग थलग पड़ गया। कहां अलग थलग पड़ गया है रूस? आपको रूस को अलग थलग करना पड़ेगा। जब तक चीन उसके साथ है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स उसके साथ है, बेलारूस उसके साथ है और पाकिस्तान जैसे घटिया देश भी उनके साथ मिले हुए हैं, तो कहां अलग थलग है? अलग थलग की परिभाषा वो होती है कि UNSC में 15 में से 14 वोट जो है उसके खिलाफ जाएं। एक अपना तो वो देगा ही। अनुज जी, यही तो बात है ना कि दो गुटों में अब ये दो गुटों में। जी ठीक है, बात अपनी कंप्लीट कीजिए आप प्लीज। बिल्कुल, हाँ मैं ये कह रहा हूं, ओके आपकी बात भी पकड़ता हूं मैं कि दो गुटों में बंट गया है, लेकिन अभी आवश्यकता ये है कि जो दूसरा गुट है उसको आप किस प्रकार से वीक कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इस समय यदि कोई यूक्रेन की मदद करना चाहता है तो सर्वश्रेष्ठ मदद यूक्रेन की, मैं पहले भी 3:30 बजे भी यही बोल रहा था, सबसे सर्वश्रेष्ठ मदद यूक्रेन की ये होगी कि येन केन प्रकारेण किसी प्रकार से
इस युद्ध को रोका जाए। ठीक है। कितने मरे, 300, 500, 700 हैज गॉट नो मीनिंग। इस युद्ध को रोकना सबसे बड़ी मदद है, और ये मदद तभी हो पाएगी जब हम रूस के ऊपर दबाव डाल सकें, और ये दबाव आएगा जब आप चीन जैसे शक्तिशाली दोस्तों को रूस से दूर कर सकें। आप चीन को ये कन्विंस कर सकें कि अगर आपको इस युद्ध को रोकना है, दुनिया को बर्बाद होने से रोकना है, तो आप डालें पुतिन पे प्रेशर। ठीक है। पुतिन जो है वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेकिन अनुज जी, ये तो तभी संभव होगा जब भारत के साथ बाकी भी देश आगे आते हैं। एक मिनट अमनदीप, बिल्कुल आएंगे। अभी देखिए, ये बात यूक्रेन को भी पता लग गई है यूक्रेन कैसा है, किस प्रकार का है, क्या परेशानियां हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज का जो रियलिटी, जो नेकेड रियलिटी है, वो यहां पर बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है, और रूस ने यदि ये इस प्रकार के बमों का और इस्तेमाल किया है तो उन्होंने प्रोफेशनलिज्म को त्याग दिया है, और वो कुछ भी करने को तैयार हैं, जो कि बहुत गलत एक तरह से बात हो रही है, और इसको रोकना जरूरी है, ये बात मान लें। और ये शायद इनको भी रियलाइज हो गया। संदेश देता है पूरे विश्व को। आगे भी मैं आपके पास भी लौटूंगी। सर, बहुत संक्षिप्त में अपना पूरा जवाब कंप्लीट कर दीजिएगा, क्योंकि बाकी भी मेहमान है, मुझे उनका भी रुक करना है। ठीक है, प्लीज सर कंटिन्यू कीजिए। वन लाइन, ये अभी यूक्रेन ने भी चीन से मांगी है मदद। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अब आपको जो उनके साथ हैं उन लोगों से, जो नाटो ने प्रेशर डालना था, यूएस ने डालना था, वो डाल लिया, अब उनको करना पड़ेगा। प्लीज अमनदीप, प्लीज। ठीक है चतुर्वेदी जी, आपका रुख करूंगी, लेकिन पहले मैं संजीव जी का एक रिएक्शन ले लेती हूं। संजीव जी, भारत की भूमिका के बारे में बताइए, क्योंकि अभी तक ये जो जंग थी दो देशों के बीच में देखी जा रही थी, लेकिन भारत के एक नागरिक की मौत हो जाना, और जाहिर सी बात है कि कई सारे बाहरी जो छात्र हैं वो इस वक्त यूक्रेन में रह रहे हैं, अगर उन पर भी आंच आती है तो कहीं ना कहीं बाकी देशों को भी इन्वॉल्व कर देता है। तो इसमें जरा ये बताइए कि भारत की आगे भूमिका क्या रह सकती है। पे जो अपना स्टैंड लिया है, जो एक अप्रोच लिया है, वो बेहद जिम्मेदारी भरा अप्रोच है, विवेकपूर्ण अप्रोच है, बुद्धिमत्तापूर्ण अप्रोच है, सकारात्मक अप्रोच है। भारत महाशक्तियों के बीच में जो ये विश्वास का संकट पैदा होता जा रहा है, जो एक रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, भारत इसको बढ़ाना नहीं चाहता है। भारत विश्वास की ये संकट को उसका हल निकालना चाहता है, और भारत में आपने देखा कि जो पिछला यूएनएससी का जो वोट हुआ था, जिसमें कि भारत ने एब्सटेन किया था, उसके बाद भारत ने तुरंत ही एक एक्सप्लेनेटरी नोट भी जारी किया था, और वो एक्सप्लेनेटरी नोट अपने आप में भारत के अप्रोच को बताने के लिए काफी है। भारत ने उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत इस पूरी समस्या का समाधान निगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से देखना चाहेगा, शांतिपूर्ण तरीके से देखना चाहेगा। भारत ये भी चाहेगा कि विश्व में जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उसका सम्मान हो, किसी भी राष्ट्र की सॉवरेंटी और उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का भी सम्मान हो, ये भी भारत ने स्पष्ट रूप से कहा था। भारत ने ये भी इसमें कहा था कि यदि डिप्लोमेटिक पाथ को छोड़ा गया है, हिंसा का रास्ता अपनाया गया है, तो ये गलत है। इस तरीके के माध्यम से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। तो भारत का मेरे विचार से जो रुख रहा है, बेहद जिम्मेदारी भरा रहा है, स्टेन वॉइस है, और जाहिर है कि भारत के जो संबंध हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे रशिया हो, दोनों के साथ बेहद गहरे हैं। जहां रशिया भारत का स्पेशल और प्योरेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वहीं अमेरिका भारत का कम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और भारत का ये जो रुख है, मेरे विचार से एक बेहद जिम्मेदारी भरा रुख है, एक ऐसे समय में कि जब राष्ट्रों के बीच में टकराव बढ़ते जा रहे हैं, नए शीत युद्ध का खतरा मंडराता जा रहा है, ऐसे में भारत का ये जो रुख है बेहद रिस्पॉन्सिबल रुख है। और भारत का ये जो रिस्पॉन्सिबल रुख है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसकी और भी महत्ता बढ़ेगी। लेकिन संजीव जी, कई सारे भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, 48 घंटे बेहद खास में बार बार जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इसमें सभी को बाहर निकाला जाए, ये एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर ज्यादा भारतीयों पर किसी भी तरह की कोई दुर्घटना होती है, तो ऐसे में फिर आगे की स्थिति क्या होगी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और बहुत संक्षिप्त में बताइएगा सर। कि देखिए, भारत की इस समय सर्वोच्च प्राथमिकता ये है कि भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाए, जिसके लिए भारत लगातार प्रयास कर रहा है। आपने देखा, ऑपरेशन गंगा इसका नाम दिया गया है, 4 मिनिस्टर्स को भी डिप्यूट किया गया है, पूरा सरकारी अमला इसमें लगा हुआ है, हमारी एम्बेसी लगातार प्रयास कर रही है। भारत अपने, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की कोई शंका होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो छात्र हैं, छात्रों के जो परिजन हैं, उनको एक धैर्य रखना होगा, क्योंकि उन्हें समझना पड़ेगा कि आपातकालीन स्थिति है, ये युद्ध की स्थिति है।
ऐसे में जो कभी इस तरह की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं, जिसके लिए हमें तैयार भी रहना चाहिए। और मैं ये बेहद जो दुखद आज घटना हुई है, जो एक छात्र हमारे नवीन की जिस तरह से दुखद मृत्यु हुई है, वो भी उस तरीके की जो घटनाएं हैं वो युद्धकालीन स्थिति में हो सकती है, लेकिन उसको लेकर के पैनिक नहीं करना है। मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना आपके माध्यम से व्यक्त करता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि वो भारत सरकार के एफर्ट्स पर विश्वास रखें, धैर्य रखें, पैनिक न हो, और जो भी छात्र वहाँ फंसे हुए हैं वो लगातार इंडियन अथॉरिटीज के संपर्क में रहें और जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उन्हें फॉलो करें। आज ही मुझे एक वीडियो सुबह प्राप्त हुआ है, यूक्रेन में, रोमानिया में एक छात्र जो हैं जिन्होंने कि अपना वीडियो बना करके मेरे पास भेजा, और मैंने उसमें देखा कि एक अच्छी व्यवस्था उन्हें दी गई है। करीब 60 से 70 छात्र थे और उन्हें रोमानिया के एक शेल्टर होम में रखा गया है, जहां से उन्हें सुरक्षित वापस लाया जा रहा है, तो वो संतुष्ट थे। ये वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे वीडियोस भी मैंने मीडिया में देखे, अन्य जगहों पे सोशल मीडिया वगैरह में देखे कि जहाँ पे पैनिक सिचुएशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है और भारत अपने इवैक्यूएशन एफर्ट्स के लिए विश्व में प्रशंसा का पात्र रहा है। आप इस बात को मत भूलिए, जो हमारे जो परिजन भी अगर इस पूरी स्थितियों को हमेशा उनको ध्यान में रखना चाहिए कि भारत ने अफगानिस्तान के हाल के समय में, यमन में, जिबूती में, नेपाल में, कुवैत बिल्कुल संजीव जी, आपका कहना सही है कि वक्त वक्त पर भारत ने ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए जहां पर ये साबित किया है कि हमारे लिए हमारे देश के नागरिक बेहद ज्यादा जरूरी है, लेकिन जब तक वो सारे वापस नहीं आ जाते, पूरे देश की जो नजर है वो रूस और यूक्रेन पर टिकी हुई है। आगे इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार दुनिया भर के लिए आफत बनता जा रहा है। जिसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और साथ ही अनमोल भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि यूक्रेन से वापस भारत लौटे हुए हैं। क्या कुछ स्थिति है यूक्रेन की, लगातार हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। अनमोल, ये बताइए कि जो सायरन हम कई सारी वीडियोस में देख रहे हैं, जो कि खतरे का संकेत जिसे बताया जा रहा है, जैसे ही बजता है उसके बाद में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसके बाद में क्या होता है? क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है? क्योंकि बार बार जिक्र किया जा रहा है कि बंकरों में छुपा जाता है, तो हर जगह पर बंकर हो ये भी संभव नहीं है। तो उसके बाद किस तरह की स्थिति देखी जाती है यूक्रेन में, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। होता है सायरन, वो मैंने भी एक बार फील किया है और रात के समय जब अटैक हुए तो वो सिटी में उन्होंने वो सायरन प्ले किया, तो वो काफी डरावना था। वो खतरे की घंटी लगती है। और दूसरी चीज की बॉम्बिंग शेल्टर काफी बने हुए हैं हमारे यहाँ, तो वो एड्रेस हमें प्रोवाइड करा दिया गया था, जैसे हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड कराते हैं कि यहाँ हमारे बॉम्बिंग शेल्टर है, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप जल्द से जल्द वो बॉम्बिंग शेल्टर के पास जाएंगे। तो बॉम्बिंग शेल्टर मतलब इतने सीक्रेट थे कि मतलब हमें खुद नहीं आइडिया था कि हाँ यहाँ पे बॉम्बिंग शेल्टर था। हम वहीं से जाते थे, बट हमें नहीं पता चलता था कि यही बॉम्बिंग शेल्टर है, बट वहां पे हमें एड्रेस के बाद पता चला कि हाँ यहाँ पे बॉम्बिंग शेल्टर है। तो वो कहीं ना कहीं लगा कि हाँ उन्होंने उनकी वहाँ के वो लोग हमेशा वॉर के लिए तैयार हैं। ऐसे अनमोल, क्या सायरन बजने के बाद में इतना वक्त मिल जाता है कि सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकल सके? बिल्कुल मैम, मिल जाता है। सायरन बजने के बाद वो वार्निंग देते हैं, वहाँ पे सबके अंडरग्राउंड ऐसे इनबिल्ट घर बने हुए हैं या कहीं ना कहीं ऐसी सेफ्टी जगह है जहाँ पे वो बचे जा सकते हैं। ठीक है, और स्टेशनों पर पहुंचने को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर भी मैं आपसे आगे सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले त्रिपाठी जी आपका रुख कर लेते हैं कि तमाम जो कोशिशें हैं वो तो भारत सरकार की हम देख रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ बताइए, रेस्क्यू के बारे में। नवीन के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मैं थोड़ा ये ऐड करना चाहता हूँ कि जहाँ तक कीव की बात है, मेरी जानकारी ये है कि कीव से ऑलरेडी 400 छात्र ट्रेन के द्वारा रोमानिया बॉर्डर पे पहुँच चुके हैं और 1100 के करीब और इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें ये बताया गया कि ट्रेन शायद लेट हो सकती है, क्योंकि ट्रेन की जो जर्नी भी है वो भी बड़ा एरेटिक है, बिकॉज बिजली की परेशानी है और ट्रेन सर्विसेज की परेशानी है, कहीं कहीं ट्रैक की भी परेशानी है, लेकिन 400 पहुंच चुके हैं। दूसरी चीज़ जो मैं इस चीज़ की तस्दीक करता हूं, जो जनरल ए.के. चतुर्वेदी ने बताया कि ग्लोब मास्टर सेवा में रखा जा रहा है, जिसमें 700 से 800 लोग आ सकते हैं। हाँ, ये चीज़ है कि इसकी
अच्छाई ये है कि ये बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ लाएगा। हालांकि थोड़ा कष्ट होगा क्योंकि इसमें नॉर्मल कमर्शियल व्हीकल जैसे सीट्स नहीं होंगी, आराम नहीं होगा, लेकिन फिर भी बच्चे घर पहुंच जाएंगे जल्दी। और तीसरी चीज़ जो मेरे पास इंफॉर्मेशन वो ये है कि अब रही ये तो कीव की बात है, अब खारकीव की जहाँ तक बात करें, खारकीव चूँकि दूर है, ईस्ट में है, ईस्टर्न यूक्रेन में है। खारकीव के पार रूस की सीमा से लगा हुआ एक शहर है बेगोरोड, और मेरी जानकारी ये है कि बेगोरोड में एक इंडियन टीम पहुंच चुकी है। रूसी अधिकारियों से और रूसी पॉलिटिकल लीडरशिप से ये बात हो रही है कि इन लोगों को अगर बजाय इसके कि सीधे रोमानिया बॉर्डर तक 1000 किलोमीटर चलाएं, इसके बजाय 40-42 किलोमीटर चला करके ईस्ट की ओर अगर रूस में पहुंचाया जाए, और वो भी ख़ास तौर से इसलिए कि रूस की सेना वहां पर खारकीव और आसपास है, तो वहां पहुंचाया जाए तो वहां से फिर उनको एयरलिफ्ट किया जा सकता है। एक बार रूस में पहुंच गए तो फिर उनको सुरक्षा होगी, जैसे रोमानिया में पहुंचे वहां से एयरलिफ्ट करके लाया जा सकता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। एक चीज़ और, मैं जनरल अनुज माथुर से पूरी तरह सहमत हूँ कि युद्ध को रोका जाए, और ये है कि चीन को रूस से दूर किया जाए, लेकिन सवाल ये है कि चीन को रूस से दूर करना ओवरनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोस्ती ओवरनाइट नहीं बनी है। जैसे भारत से रूस को दूर करना ओवरनाइट नहीं हो सकता, उसी तरह से चीन को रूस से दूर करना ओवरनाइट नहीं हो सकता, उसमें समय लगेगा। लेकिन उस समय के पहले, ये सब होने से पहले बस ये है, जैसा कि डॉक्टर श्रीवास्तव ने भी कहा, कि हम लोगों को न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि अगर किसी के भी पक्ष में हमने बयान दिया या किसी से भी हमने कुछ कहा इस बारे में जो ये दिखाए कि उनका पक्ष ले रहे हैं, तो दूसरा पक्ष नाराज़ हो जाएगा। आपने शायद सुना हो कि यूनाइटेड नेशंस में यूक्रेन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने हमारे रिप्रेजेंटेटिव से शायद कहा रिपोर्टेडली कि आपके छात्र वहाँ अटके हुए, आप उनकी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारे पक्ष में बयान नहीं दे रहे हैं। ये एक तरह से धमकी भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कहा गया। और दूसरी आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि भारत को इसमें मध्यस्थता करनी चाहिए। मध्यस्थता तभी होती है जब दोनों पक्ष मानते हैं। यूक्रेन ने कहा है, लेकिन रूस ने अभी तक कोई ऐसा इशारा नहीं किया है, सिर्फ इसके कि अपनी संतुष्टि व्यक्त करने के कि सुरक्षा परिषद में भारत ने जो स्टैंड लिया वो ठीक था। रूस ने कहीं ये नहीं कहा है कि हम मध्यस्थता का सामने आके लगातार बाकी देशों का समर्थन मांग ही रहा है, मदद की भी गुहार लगा रहा है। अब तो कई सारे देश ऐसे भी हैं जो कि सैन्य संघर्ष में उनकी मदद भी कर रहे हैं, हथियार भी पहुंचा रहे हैं। तो एक तरफ से यूक्रेन बाकी देशों से मदद भी मांग रहा है। नहीं, लेकिन वही मतलब यह है कि अगर मध्यस्थता की जहाँ तक बात है, जब तक दोनों पक्ष नहीं चाहेंगे तब तक मध्यस्थता नहीं हो सकती। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने और उसके पहले भी कई लोगों ने भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मामले में मध्यस्थता करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वो द्विपक्षीय मामले के बीच में किसी और तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। तो यदि हम ऐसा कहते हैं और यदि हम मध्यस्थता के लिए कूदते हैं, तो हमारी कश्मीर नीति के ये खिलाफ जाएगा, और कल को हमसे कहा जा सकता है कि हम भी मध्यस्थता करेंगे, आप मानिए। ठीक है, लेकिन अब भारतीय नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं, अगर उनकी जान पर आती है तो फिर कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। त्रिपाठी जी, आपने समय दिया, कई सारे बातें आपने हमारे दर्शकों के साथ में साझा किया, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और चतुर्वेदी जी, आपका रुख करूंगी मैं, इससे पहले आप अपनी बात कंप्लीट करना चाह रहे थे, मैं चाहूंगी जल्दी से आप अपनी बात भी रखिएगा, और साथ ही ये भी बताइए कि कीव और खारकीव को लेकर अभी हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा संघर्ष वहां पर देखा जा रहा है। कब्जे करने की मंशा जताई जा रही थी, क्या सिर्फ कब्जा करने की ही ये मंशा है, या फिर कुछ पॉलिटिकल चेंजेस के भी यहाँ पर उम्मीदें जताई जा रही हैं, संभावना देखी जा रही है? कि कोई ऐसी कोई उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है कि यूक्रेन पे कब्जा करेगा, जो कि वो नकार चुके हैं, वो मना कर चुके हैं कि ऐसा उनका कोई इरादा नहीं है जी। तो वो बहुत बड़ी गलती होगी। एक 4 करोड़ के देश को अंदर कंट्रोल करना इतना आसान होता नहीं है जी। नंबर 1 तो ये मुझे लगता है कि उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव कतई नहीं है, लेकिन हाँ, रेजिम चेंज, यस, वो रेजिम चेंज चाहते हैं, क्योंकि आज की तारीख में जैसे कि पहले उनको एक वो भी स्मार्ट कर रहे हैं,
2014 में जिससे यानुकोविच को जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे उनको जिस तरह से ऑरेंज रिवॉल्यूशन के बाद वहां से अपनी जान बचा के भागना पड़ा था और वो रशियन सपोर्टर थे। तो ये एक रशिया ऐसा कोई चाहेगा कि जेलेंस्की जो कि वहां पे प्रेसिडेंट है, मेरे ख्याल में वो ये उनके अगर आप पुतिन के स्टेटमेंट देखेंगे तो वो ये कोशिश कर रहे हैं बताने की लोगों को कि न तो हम यूक्रेनियंस के खिलाफ हैं, ना हम यूक्रेनियन फौज के खिलाफ हैं, हम वो न्यो नाजीज के खिलाफ है। न्यो नाजी किसको कह रहे हैं? जेलेंस्की को कह रहे हैं। और जब मैंने बोला था कि वो सिविलियन टारगेट्स कम से कम किए जा रहे हैं, अगर ट्रेन चल रही है, चाहे बिजली की बढ़ने से वो थोड़ी देर से चल रही हो, ट्रैक खराब हो गया हो तो वो रिपेयर हो गया हो कोलैटरल, लेकिन ट्रेन चल रही है। आज सुबह मैंने किसी एक चैनल पे ये भी देखा था कि जब उन्होंने वो वैक्यूम बॉम्ब की बात करी थी तो वहां दिखाया था पहले गाड़ियां चल रही हैं। इसका मतलब लाइफ इतनी ज्यादा वहां पे डिस्टर्ब जो सिविलियंस की है वो नहीं की जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, ये वहां पे जो बातचीत का सिलसिला है वो मैं मानता हूँ कि कल एक 3.5 घंटे की बात हुई। पहले ये नेगोशिएशन लॉन्ग टाइम लेते हैं, ये इतनी आसानी से नहीं होते। मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से धीमे धीमे करके एक पोजीशन आएगी जहां की 2 कदम तुम आगे बढ़ो, 2 कदम हम पीछे हटें, इस तरीके से एक पोजीशन पहुंचेगी। उसके कई राउंड्स होंगे। ये वर्ल्ड ओवर आप देखिए दुनिया भर के जितने भी नेगोशिएशन होते हैं वो उसमें टाइम लगता है, इतनी आसानी से नहीं होगा। तो जो हिंदुस्तान की जो अप्रोच इस वक्त है कि पहले तो वायलेंस बंद होना चाहिए। और यहाँ मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, मैं आपके इसमें भी देख रहा था कि वो जो वैक्यूम बॉम्ब की बात हो रही है, ये फ्यूल एक्सप्लोसिव, मैं एक इंजीनियर ऑफिसर हूँ कि मैं जानता हूँ ये फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव है। फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव का क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन ये खींच लेता है, तो ये डायरेक्टेड बॉम्ब है। जितनी एरिया पे आप इसको लगा रहे हो, जैसे उन्होंने बोला 500 मीटर, तो जो एक ट्रूप्स का कॉन्सेंट्रेशन होगा ये उसके ऊपर उन्होंने दागा है, या एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग पर दागा है जहाँ की उनको एक खतरा होगा। तो इससे जो एक नॉर्मल पब्लिक को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हमारा जो इस वक्त इंडिया का जो अप्रोच है वो ये होना चाहिए, लोगों को निकाले। चाइना जहाँ तक, जैसा कि आपने सुना होगा स्विफ्ट का जो हम पे रशिया पे लगाया गया, रशिया का उसमें सिर्फ 1.5% अब इन्वेस्टमेंट है। बाकी उन्होंने एक नया सिस्टम 8 साल में बना लिया है और चाइना ने एक सिस्टम बनाया जिसमें मिल करके उसमें ऑलरेडी करीब 36, हालांकि उतने ज्यादा भी नहीं है, 36 से 38 उसमें बैंक हैं। तो रशिया ने अगले 6-8 महीने के लिए अपनी तैयारी कर रखी है। और जहां तक चाइना का सवाल है, मेरे ख्याल में एट दिस स्टेज जो चाइना और रशिया के इंटरेस्ट हैं वो कोलिनियर हैं, तो इतनी आसानी से चाइना को रशिया से जुदा कर पाना बहुत आसान होगा नहीं। तो हमारे लिए तो बेस्ट अप्रोच एट दिस पॉइंट इन टाइम इज कि हम जो लाइन अभी तक हमने यूएन में ली है वो बिल्कुल ठीक है कि हम किसी का साइड नहीं ले रहे, क्योंकि हम अपने लोगों को वहां से निकालना चाहते हैं। दूसरी चीज जो आज अभी पाड़ी साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि और बेरोड पे वो कोशिश हुई जा रही कि रशिया से भी लोगों को निकाला जा सके, जो कि ईस्ट में है वो वहां से बाहर निकल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अप्रोच होगी। और इसमें जो रशिया में मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की फौज में बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स थे जो कि रशिया में ट्रेंड हैं, जो कि यूक्रेन में ट्रेंड है, उनको वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में बहुत अच्छा। तो ये जो एक्स सर्विसमैन कुछ ऐसे हैं, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो 4 मिनिस्टर वेस्ट में कर रहे हैं वही कुछ ये फौजी वहां जाके भी कर सकते हैं। कुछ जो फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स भी हैं, अगर वो कोई जाना चाहें तो वो जा करके और वहां से कोऑर्डिनेट करें तो रशिया से लोगों को निकालना और आसान हो जाएगा। क्योंकि ये सारे लोगों को अगर पूरे के पूरे हजारों लोग पहुंचेंगे ईस्ट में, और वहां जैसा कि आपने सुना होगा करीब 6,60,000 लोग जो यूक्रेनियन है वो भी भाग रहे हैं पोलैंड में, रोमानिया में। तो एक वहाँ चौका ब्लॉक भगदड़ जैसी स्थिति, चतुर्वेदी जी, भगदड़ जैसी स्थिति बनी हुई है। भारत का नागरिक हो या फिर दूसरे देश का नागरिक हो, वो सभी वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अपनी जान सभी को प्यारी है। संजय जी आप बताइए, एक सिंगल पॉइंट एम है कि रेजीम चेंज होनी चाहिए। जो ये जेलेंस्की साहब हैं वो एक कोई दूसरी ही ब्रीफ लेके चल रहे हैं। तो रशिया जो है, जैसा कि उसने कल भी जो स्टेटमेंट दिया है पुतिन ने, उसमें 2-3 पॉइंट हैं। उन्होंने कहा यूक्रेन की न्यूट्रलिटी, जो यूक्रेन को ये एक्सेप्ट करना होगा कि जो क्राइमिया है वो रशिया का हिस्सा है और नेटो की सदस्यता नहीं होगी।
तो ये उनकी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है। अभी इसके ऊपर जब बातचीत होगी तो मेरा ख्याल है कि उसमें जो ये बातचीत का सिलसिला जारी रखा जाना चाहिए। वेस्टर्न पावर्स को भी इसको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे इंडिया का जो पॉइंट है कि बातचीत से वो समस्या सुलझाई जाए, तो ये जितना ज्यादा इस पर जोर आएगा रशिया पे और यूक्रेन दोनों पे कि वो बातचीत करें, आई थिंक दैट इज दी ओनली वे अहेड। और हमारा जहाँ वाकई में चतुर्वेदी जी, कई सारे देशों की ये कोशिश अब शुरू हो चुकी है कि इस युद्ध को यहीं पर विराम लगाया जा सके, क्योंकि स्थिति बिगड़ती है तो कई सारे देश इसमें इन्वॉल्व होंगे और फिर बात वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज ऐसा कुछ नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं हम तुमको हथियार दे रहे, तुम लड़ो, हम नहीं आएंगे। लेकिन आज ईयू के संसद में हमने देखा कि कई सारे जो वहां पर मेंबर्स उस वक्त मौजूद थे, खड़े होकर उन्होंने समर्थन दिया। और अब ये भी अंदरूनी तौर पर बातें सामने आ रही है कि जो पर्दे के पीछे थे अब वो देश पे सामने आकर कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं, हथियार देने की भी बात कही जा रही है। चतुर्वेदी जी, आगे मैं आपसे इसको लेकर जवाब लूंगी, लेकिन संजय जी पहले मैं आपका रुख करूंगी कि भारत का स्टैंड थोड़ा सा क्लियर कीजिए, क्योंकि मध्यस्थता की कोशिश भारत की तरफ से की जाए या फिर ना की जाए, इसको लेकर अलग अलग तरह की बातें कही जा रही है। हमारे ही मंच पर हमने देखा कि दो तरह की बातें सामने आई। और साथ ही देखिए, अब रूस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स कई सारी आ रही हैं और उसमें कई सारे एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि अब रूस भी चाहता है कि ये युद्ध किसी निष्कर्ष तक पहुंचे। क्या आपको भी इसमें संभावना दिख रही है कि अब रूस भी चाहता है कि इस युद्ध पर विराम लगे और कोई निष्कर्ष निकले इसका? देखिए, जहाँ तक मध्यस्थता की बात है तो मैं कि भारत इस मामले में स्वयं से कोई मध्यस्थता नहीं कर सकता और न ही भारत को करना चाहिए। भारत कोई भी मध्यस्थता तभी कर सकता है जब सभी पार्टी, जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं, वो सभी भारत के साथ ऐसा करने के लिए ऐसा अनुरोध करें, तभी भारत किसी भी तरीके की मध्यस्थता पर विचार कर सकता है। किसी एक पार्टी के कहने पर, यूक्रेन के कहने पर या अमेरिका के कहने पर या रशिया के कहने पर ये मध्यस्थता नहीं हो सकती। सभी को इसके लिए रिक्वेस्ट करना होगा, सभी को इसके लिए एक साथ मिलकर के भारत से ऐसा अनुरोध करना होगा, तभी भारत इसके ऊपर विचार कर सकता है। और मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत की नीति भी नहीं रही है कि भारत इस तरह के मामलों में इस तरह का मध्यस्थता का ऑफर करे, इंटरवेंशन करे। लेकिन भारत विश्व शांति के लिए जैसे कि भारत ने अपने एक्सप्लेनेटरी नोट में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा भी है कि भारत इस पूरे मुद्दे का समाधान बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से देखना चाहेगा। भारत ये भी चाहेगा कि जो प्रिंसिपल्स हैं उनका सम्मान हो, राष्ट्रों की सॉवरेनिटी का, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान हो, रूल्स बेस्ड ऑर्डर का सम्मान हो और हिंसा का रास्ता छोड़ा जाए और जो है संवाद का रास्ता अपनाया जाए। डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन के लिए निगोशिएटिंग टेबल पर आना होगा। तो ये भारत का स्टैंड है और मुझे लगता है कि बहुत ही जिम्मेदारी भरा स्टैंड है। जहाँ तक रही इस पूरे रशिया के इस रिएक्शन की बात, देखिए मेरा इसमें स्पष्ट रूप से मानना है कि रशिया का जो वर्तमान समय में जो पोस्चर दिखाई दे रहा है, उसकी सबसे पहली मंशा पूरे यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की है, उसे अपने आधिपत्य में लेने की है और ऐसा करके वहां पर वो अपनी सरकार को इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा। और इस इंस्टॉलेशन के बाद वो वहाँ के आम नागरिकों को भी इस तरीके के ऑफर दे सकता है कि हम आपके विरुद्ध नहीं हैं, हम आपके शत्रु नहीं हैं, वगैरह वगैरह। और वहाँ पर वो अपनी सरकार को स्थापित करके वो यूक्रेन को अपने कंट्रोल में रखना चाहेगा। लेकिन ये कहने के बाद मैं स्पष्ट रूप से ये देख पा रहा हूँ कि जो यूक्रेन के नागरिक हैं, यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं, वो लगातार अपना फियर्स रेजिस्टेंस रशियन फोर्सेस के विरुद्ध दिखा रही हैं। ये जो रशिया के द्वारा हमला किया गया है, उसका कड़ा जवाब यूक्रेन की फोर्सेस और वहाँ के जो भी लोग हथियार उठा रहे हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है। और उन्हें ऐसा करने के लिए अमेरिका और जो नेटो के देश हैं आगे आने वाले समय में मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं, उन्हें इकोनॉमिक सपोर्ट भी दे सकते हैं, जैसी की रणनीतियां पहले ही अमेरिका बना रहा था। कई तरह की उम्मीदें जताई जा रही हैं, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबको इंतजार सिर्फ इस बात का है कि इस युद्ध पर विराम कब लगेगा। और साथ ही रूस को लेकर ये बातें कही जा रही है कि रूस के मन में क्या है। आपने अपना स्टैंड रखा, माथुर जी से भी जान लेते हैं। माथुर जी, आप बताइए कि रूस को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर रूस के मन में क्या है, आपका विश्लेषण क्या कहता है इस पर? देखिए मैं ये बता रहा हूं आपको कि रूस क्या चाहता है ये सबको पता है और सबने बताया। और चतुर्वेदी साहब से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि रूस का उद्देश्य है रिजीम चेंज करना, वहां पर एक अपना। मैं थोड़ा सा आपको इतिहास में ले जाना चाहूंगा क्योंकि हमको ये समझने की जरूरत है। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यूक्रेन जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी न्यूक्लियर शक्ति था। हजारों
हजारों उसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल थे, लेकिन बुडापेस्ट मेमोरेंडम में उन्होंने आकर के यूक्रेन को यकीन दिलाया कि उसकी इंटरनल बाउंड्रीज के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, उसको माना जाएगा जो भी उसकी बाउंड्रीज है। उसके बावजूद क्रीमिया पर 2014 में जो वो हुआ, तो ये तमाम बातें जो हैं ये सब रूस के अग्रेसिव नेचर को बताती हैं। रूस के सिक्योरिटी कंसर्न जो हैं वो मैं समझता हूं, लेकिन मात्र रूस के सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है, सिक्योरिटी कंसर्न्स यूक्रेन के भी देखे जाने चाहिए, सिक्योरिटी कंसर्न्स बाकी लोगों के भी देखे जाने चाहिए। तो जहां तक मेरा सोच विचार है कि रूस जो है इसको कीव को लेकर के अगर मान लो कब्जा भी कर लेगा वो यूक्रेन के ऊपर, वहां पर वो रह नहीं सकता। तो उनका मकसद यही रहेगा कि वो किसी प्रकार से रूस में अपनी रिजीम चेंज करवा। दूसरी बात, जहां तक मध्यस्थता का है, मैं ये बता रहा हूं कि भारतवर्ष को इस मध्यस्थता वाले शब्द से दूर रहना चाहिए। कोई सवाल नहीं पैदा होता किसी किस्म की मध्यस्थता के चक्कर में पड़ने का भारतवर्ष। अनमोल भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनमोल, अभी जो ताजा वीडियो सामने आ रही है उसमें लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि रेलवे स्टेशन तक छात्रों का पहुंचना मुश्किल हो गया है। एक तरफ बाहर निकालने की बार बार बात कही जा रही है, लेकिन कोई विकल्प नहीं है वहां पर स्टूडेंट्स या जो नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं निकलने का। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। और साथ ही आप तो यूक्रेन से वापस लौटे हैं, आपने वहां के हालात देखे हैं, कुछ सवाल आपके भी मन में होंगे, कोई ऐसी जानकारी जो आप दर्शकों से साझा करना चाहें? बिल्कुल मैम, जैसे आपने अभी कुछ देर पहले बोला कि वहाँ पे भगदड़ मची हुई है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स तो अपने इवैक्यूएशन को लेकर जा ही रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वहाँ के आम नागरिक भी हैं जो कि बॉर्डर की तरफ वो भाग रहे हैं। वो बॉर्डर भले पोलैंड का हो, हंगरी का हो या रोमानिया का हो, कहीं ना कहीं वो भी चाह रहे हैं कि अपना देश क्रॉस कर जाएं ताकि उधर वो सेफ रहें। तो भगदड़ मची हुई है। रेलवे स्टेशन पे ट्रेन कैंसिल हो रही हैं, जिसकी फ्लाइट्स है वो तो कैंसिल हो रही हैं। तो और ऊपर से उनका खाने पीने को लेके भी कहीं ना कहीं भगदड़ मची हुई है। और ये भगदड़ हमेशा मतलब सबके लिए यही है कि हम इवैक्यूएट हो जाएं, यूक्रेन छोड़ के निकल जाएं, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो रहा है। तो इसको लेके वो लोग काफी चिंतित है और काफी भागने की कोशिश में है। ठीक है अनमोल, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे। लगातार आपने कहा कि बाहर निकलने की कोशिशें की जा रही हैं, भारत की तरफ से भी कोशिशें लगातार जारी है भारत सरकार की। क्या संपर्क साधना इतना आसान हो पा रहा है कि हम भारत के नागरिक हैं और भारत वापस लौटना चाहते हैं, इसको लेकर के संपर्क साधना आसान है? बिल्कुल मैम, इसको लेके इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जैसे मैंने बोला कि वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का काफी पावर दिखता है, पावर दबदबा दिखता है कि हाँ आप, उन्होंने जैसे शुरू में ही बोला था कि आप कोई भी व्हीकल पे अपना इंडियन फ्लैग पेस्ट करो और निकल लो, कोई रोकने वाला नहीं है। नाइदर रशियन विल स्टॉप यू नॉर यूक्रेनियन। तो उनका वो दबदबा वहाँ पे दिखता है कि अभी एक न्यूज आई थी कि कोई पाकिस्तान के कुछ बच्चे वो इंडियन फ्लैग लेके जा रहे थे, वो पकड़े गए। तो वो दिखता है कि वो भी चाहते हैं कि अगर इंडियन फ्लैग हम लेके जाएंगे तो हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो ये बताता है कि भारत सरकार की तरफ से लगातार एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि भारतीय नागरिकों को वापस लाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आगे क्या होगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार नजर बनी हुई है कि आगे अब क्या होगा, क्योंकि तमाम जो बातें हैं वो कही जा रही हैं, कई सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं, वो कितने सही साबित होंगे कितने नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।